या चांसेस है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पुट अप करता हूं, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ, मान लो मैंने आपसे इसमें पूछ लिया ये, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ फॉलिंग बिलो बिलो FM माइनस सिग्मा। FM माइनस नहीं है, ये FM2 सिग्मा है, ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है। FM2 सिग्मा का मतलब क्या रहा, FM2 सिग्मा का मतलब ये रहा कि भाई यहां से लेके हम, अच्छा 1 2 3 सिग्मा की बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FM2 3 सिग्मा। तो FM2 3 सिग्मा का मतलब क्या रहा कि भाई इसके इधर कितनी प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम क्या करें, 0.5 में से ये सारा माइनस कर देते हैं, तो बचा हुआ जो पोर्शन होगा वो ये वाला आ जाएगा। क्लियर सी बात है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास, दैट इज क्या होगा, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.341 प्लस 0.136 प्लस 0.022, हाउ मच, ये कितना आ रहा है ये, तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, दैट इज 0.5 माइनस दैट इज 0.341 प्लस 0.136 प्लस 0.022, so this value comes out 0.001। तो ये जो वैल्यू आ रहा है 0.001, तो इसको मैं अगर शो करता हूं तो ये हो जाएगा 0.1%, ये हो जाएगा मेरे पास में 0.1%, ठीक है, राइट। अगर मैं सिमिलरली आपसे ये पूछ लेता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ फॉलिंग बिलो FM से 2 सिग्मा के बीच में। 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि आपको ये बताना है कि देखिए हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि इसके इधर तो 0.1% आ रही है और इसके इधर कितनी आ रही है वो आपको बताना है। तो जब मैं इसके इधर की बात कर रहा हूं तो दिखती सी बात है, 0.5 में से ये माइनस कर दूं तो बचा हुआ ये वाला पोर्शन आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, दैट इज 0.5 माइनस 0.341 plus 0.136, so what is this value? तो ये हो जाएगा मेरे पास, that is ये आ जाएगा 0.023, so 0.023, that is means 2.3%। तो उसके उधर जो आने के चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2.3%। गेट के अंदर, गेट का ईयर कौन सा है ये, 2018, गेट का 2018 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया, गेट 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या पूछा गया, स्ट्रेंथ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ फॉलिंग बिलो probability of strength falling below FM से सिग्मा, एक सिग्मा के उधर कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ आने के चांसेस हैं। ये गेट 2018 का प्रॉब्लम है, आई थिंक 1 और 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसके इधर कितने चांसेस हैं, तो 0.5 में से ये माइनस कर दो ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास कुछ ऐसे, व्हाट इज दिस, तो ये आ जाएगा FM, सॉरी नॉट FM, सो दिस वैल्यू इज 0.5 माइनस 0.341,
तो यहां से अगर आप देखोगे, सो दिस वैल्यू कम्स आउट 0.159, यानी कि ये आ रहा है 15.9%। ये क्या आ रहा है? 15.9%। क्लियर है? 15.9%। अब अगर मैं इस सारे चीज को, जो अभी तक हमने कहानी देखी है, अगर मैं इसका कंक्लूजन करता हूं, तो कंक्लूजन करूंगा तो क्या मुझे मिल रहा है? इसमें कंक्लूजन करने पे हमें क्या मिल रहा है? लुक एट दिस इज द वन। यहाँ पे हमने बोला दिस इज एक सिग्मा, ये हो जाएगा दूसरा सिग्मा, ये हो जाएगा तीसरा सिग्मा। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो इसके इधर आ रहा है 15.9%, इसके इधर आ रहा है 2.3%, और इसके इधर आ रहा है 0.1%। इसीलिए हम लोग 3 वैल्यू ही लिखते हैं, कारण क्योंकि उसके आगे मेरे पास में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा है, 0.1% में आ गया। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस कर्व। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि ये एग्जाम के अंदर ऐसे पूछे जाते हैं। और आप लोगों के लिए अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ, JEN AEN के लिए, स्टेट PSUs के लिए, आप ये वैल्यू याद रख लीजिए। यही चीज अगर गेट ESE में अगर एक्सप्लेनेशन देनी है तो देन आई नीड टू बी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व एंड देन डेराइव दिस वैल्यू। ठीक है ना? तो वो अलग चीज है, वो खैर छोड़िए, लिखिए इसको, नोट करिए क्विक। ओके, डाउट में क्या क्या है? विशाल सर, कर्व में स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा कौन सा है? विशाल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा कौन सा है? बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर एक चीज बताओ, तुम इसको छोड़ो, ये जो कहानी वो सारा विशाल वो ओनली ध्यान दे, बाकी सब लोग जेरोक्स करें। एक बात बता, अगर विशाल के लिए पूछ रहा हूँ और वही आंसर देगा। मान ले मेरे पास में कर्व कुछ ऐसा बना है, यहाँ पे मैंने लिखा 5, यहाँ पे लिखा मैंने 10 और यहाँ पे लिखा मैंने 15। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये मेरे पास में मान ले एवरेज है, मान ले एवरेज है। अब एवरेज से जितना ज्यादा अगर मेरे पास में वैल्यू आता है तो वेरिएशन, जो वैल्यू में चेंजेस जो होगा या जो वैरायटी होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी, राइट? एवरेज मेरे पास में ये है और मैंने लिखा कि भाई यहाँ पे इतना है, तो दिखती सी बात है कि भाई इसके आसपास जो है ये वैल्यू आ गया। और ज्यादा दूर जाते हो, मैंने 10 वैल्यू तक ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज से ज्यादा वैरायटी हो गई। फिर यहाँ से जाते हैं 15 वैल्यू आ गया, तो एवरेज से ज्यादा वैरायटी हो गई। तो जितना ज्यादा ये वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा वेरिएशन बढ़ता जाएगा। विशाल, क्लियर है बेटा? नोट करिए फटाफट सब लोग। काजल, दिस वैल्यू बोथ साइड सेम, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। फॉलिंग बिलो होगा या आफ्टर? लिखा तो फॉलिंग बिलो ही है बेटा, तो उसके बाद में कितना आ रहा है वो चीज होगी। विशाल, आई होप कि आंसर मिल गया बेटा। सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, पहले आपने बताया कि जितना ज्यादा SD होगा उतना गुड कंक्रीट होगा, है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। गलत समझे हो बेटा, गलत समझे हो। अब क्लियर हो गया होगा विशाल आपको, जो मैंने अभी ग्राफ बना के बताया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। विशाल, राजकुमार कह रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यार एक चीज बताओ, प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रतिशत, है ना? और सॉरी नॉट प्रतिशत, आई एम सॉरी, प्रोबेबिलिटी का मतलब है संभावना कि कितनी ज्यादा आने के चांसेस हैं।
ठीक है। और डेंसिटी का मतलब ये होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाया हूँ कि अगर मेरे पास में अगर मेरे पास में कोई भी एरिया है, इस एरिया में मान लो इतने दूरी पर ये यहाँ पे कुछ ब्लॉक लगे हैं, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। सेम एरिया के अंदर मैंने इतने सारी चीजें रख दी, सेम ब्लॉक रख दिए, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर किसी चीज के होने की बहुत ज्यादा या कोई भी चीज वहां पे बहुत ज्यादा है तो हम लोग उसको डेंसिटी ज्यादा बोलते हैं, और जिसकी कम है वो कम कहलाती है। जैसे अगर मेट्रो सिटी में अगर देखें तो पर्टिकुलर एरिया के अंदर 1 किलोमीटर का अगर एरिया लेता हूं तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। सेम उसी एरिया के अंदर अगर मैं गांव का अगर एरिया, विलेज का अगर एरिया लेता हूं तो कम लोग रहते हैं। तो डेंसिटी मेट्रो सिटी की ज्यादा है नॉर्मल विलेज के रिस्पेक्ट में। क्लियर? जिसको भी डेंसिटी में डाउट था, राजकुमार क्लियर हो गया? 15.9 किसकी प्रोबेबिलिटी है? हाँ, ये वाली चीज अभी रुको, ये वाला रुको, ये वाला डेटा क्या है, विल डिस्कस राइट नाउ, अभी रुको इसका। प्रिंस सर, जो इसका मतलब 0.13 अल्फा के बाद का, हाँ 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 ठीक है ठीक है प्रिंस, लिख लिया होगा सबने? जानकारी हो गई। अब इस कर्व का मतलब क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो मैं क्लास में करवा रहा हूं एन जेएन के लिए ही है। मैं आपको पहली क्लास से बोल रहा हूं, मेरा मैटर कतई नहीं होगा कि मैं आपको सारा ईएससी करा दूंगा। मैं पहले क्लियरली बोला हूं, इंडिया के किसी भी स्टेट पीएसयू का पेपर अगर आप दीजिए, आपसे ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, आई एम श्योर यू। ठीक है ना? तो जो चीज करवा रहा हूं उसको प्रॉपरली करना है। इंडिया के किसी भी स्टेट पीएसयूज का पेपर अगर आप दीजिए, आपसे ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, आई एम श्योर यू। ठीक है ना? तो जो चीज करवा रहा हूं उसको प्रॉपरली करना है, राइट? चलो, तो ये बातें मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं कल की क्लास में। अब इसका मतलब क्या है, देखो इस ग्राफ को अगर हम समझे तो ग्राफ को समझने का क्या मतलब है, इसको हम समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास में कर्व बना है, और इस कर्व को अगर मैं बनाता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कर्व बना है, ये कर्व मेरे पास में बना है स्ट्रेंथ को लेके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मीन, ये मैंने लिख दिया मीन कि भाई एवरेज इतना है। सुनना ध्यान से, दिस इज द एवरेज। अब मैं ये चाहता हूं कि जो भी क्यूब की स्ट्रेंथ रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो रही है, वो सारी स्ट्रेंथ इसी एवरेज के पास में रहे। एवरेज के पास में रहने का मतलब ये रहा कि भी मान लो मैंने 10 क्यूब बनाए, 10 क्यूब की एवरेज वैल्यू मान लीजिए 8 आ रही है, 8 आ रही है। तो मैं चाहता हूं कि बाकी एवरेज अगर 8 आ रही है तो उन सब की जो स्ट्रेंथ है वो 8 के आसपास ही रहें। किसी की 7.9, किसी की 8.2, 8.1, लाइक दिस, 8 के आसपास रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी क्यूब की स्ट्रेंथ जो है 2 पे फेल हो रहा है, 2 पे फेल हो रहा है, कोई 10 पे जाके फेल हो रहा है, दैट शुड नॉट बी, है ना? तो एवरेज के आसपास अगर सारे क्यूब की स्ट्रेंथ रहेगी तो हम ये बोलेंगे कि भाई बढ़िया क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है और उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है? अब हमने इसी वैल्यूज को, जो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली है, और उसी को ही हमने जो है वो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया, तो हमें ये पता चला, राइट? तो हम अगर गुड क्वालिटी की बात करेंगे, तो गुड क्वालिटी की बात करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास में जो वैल्यूज आती हैं वो मोस्टली वैल्यू इसी जोन में होनी चाहिए, इसी जोन में होनी चाहिए, पहले वाले जोन में। कारण
क्योंकि ये वैल्यू एवरेज के जस्ट पास में, तो दिखती सी बात है हम ये चाहते हैं कि गुड क्वालिटी के लिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसी जोन में आनी चाहिए। तो इसी जोन में आने का मतलब ये रहा कि भाई यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है या कितने स्ट्रेंथ आने के चांसेस हैं। तो हमने ये बोला कि भाई हमारे पास में एरिया अंडर द कर्व 0.5 इधर था, 0.5 इधर है। तो हमने बोला कि भाई इसके इधर ओनली 15.9% स्ट्रेंथ, आई थिंक 15.9, हाँ 15.9। तो इसके इधर ओनली 15.9% स्ट्रेंथ जा रही है, ओनली 15.9% स्ट्रेंथ जा रही है। इसके इधर कितनी जा रही, ओनली 15.9% जा रही है। इसका मतलब ये रहा कि भाई यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो इस वाले पोर्शन में 34.1% स्ट्रेंथ जो है वो इसी जोन में आ रही है। भाई टोटल कितना है, 0.5 इधर 0.5 इधर, तो 0.5 में से अगर मैं 15.9% माइनस कर देता हूं तो भाई मेरे पास में कितना बचा, 34.1%। तो 34.1% जो स्ट्रेंथ आ रही है, जितने भी क्यूब हैं उन सबकी स्ट्रेंथ को अगर मैं ग्राफ में शो करता हूं तो भाई मेरे पास 34.1% इधर, 34.1% इधर, तो टोटल अगर देखा जाए तो 68% स्ट्रेंथ जो है वो इसी जोन में लाई कर रही है। 68.2%, पॉइंट को देख लेना, 0.2% ये इसी जोन में लाई कर रही है। और दैट शोज द गुड क्वालिटी, क्लियर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि भाई इसके इधर जो आ रहा है वो 2.3% आ रहा है, इसके इधर भी यही होगा, इसके इधर भी यही होगा 2.3%, क्लियर है। यानी कि अगर मैं इस दूसरे सिग्मा के इधर जाता हूं तो इस वाले पोर्शन में जो पूरा बचा है इसमें कितनी स्ट्रेंथ आने के चांसेस हैं, तो वो ओनली 2.3% है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तीसरे सिग्मा से इसके इधर कितने परसेंट चांसेस है, तो 0.1% चांसेस है या 0.1% डेंसिटी है, ऐसा बोल सकते हैं, क्लियर है। तो मोस्टली मेरे पास में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो लाई कर रही है वो लाई कर रही है किसके रेस्पेक्ट में, वो लाई कर रही है पहले जोन के अंदर। क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट इसमें किसी को बताइए। जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो जो है उनको सारा क्लियर हो गया होगा। आई होप इट इज। अब आते हैं ये तो हमने सारा जो डेटा था उसको एनालिसिस किया। मतलब हमें जो वैल्यू पहले से ध्यान है उसका मतलब क्या है वो हमने जाना है। अब इसका यूज देखते हैं, कि भाई यूज क्या होगा। तो यार एक चीज बात करें, इसके अंदर हमने ये तो क्लियरली मेंशन कर लिया कि ये हो गया, इसको हटा देते हैं, ये सारा हटा देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात करता हूँ तो भाई मेरे पास ये हमने जो भी डिस्कशन किया है वो हमने किया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेके, हमने सारी बातें कर ली, राइट। अब ये हमने जो बातें करी वो क्या बोली थी कि भाई हमारे पास में कोई एक मिक्स है और उस मिक्स से हमने n नंबर ऑफ क्यूब बनाए और उन क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हमने जो भी है, इन क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हमने जो भी है वो इस ग्राफ के अंदर प्लॉट कर दिया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, अब सुनना, हम वो टर्म एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि ये ग्राफ आपने बनाया, बढ़िया है,
आपने अलग अलग क्यूब लिए और उन क्यूब की स्ट्रेंथ को निकाला और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपने निकाली और उसको सारा ग्राफिकली मैथमेटिक्स को यूज करते हुए आपने सारा कर लिया। 9वीं क्लास पास आउट है तो आप आराम से कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि भाई अब आप मुझे ये बताएं, आपने सारा एनालिसिस कर लिया ना, इस मिक्स से आपने क्यूब बनाए और ये सारा एनालिसिस कर लिया। नाउ टेल मी ये मिक्स जो है, ये मिक्स कितना लोड ले सकता है, ये आपको बताना है। ये मिक्स कितना लोड ले सकता है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मिक्स दैट यू हैव टू बी, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया कि आपको ये बताना है कि इस मिक्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी। आपको क्या बताना है, इस मिक्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आपको वो वैल्यू बताना है कि भाई ये वैल्यू जो है सेफली ये रजिस्ट कर सकता है, बियॉन्ड इट ये या इससे बिलो अगर वैल्यू आता तो फेल होगा। रिपीट कर रहा हूं, आपको ये बताना है कि भाई कम से कम जो है ये वैल्यू आना चाहिए, अगर इससे लेस आता है तो ये सेक्शन फेल हो जाएगा। तो मैं इस मिक्स के लिए जो मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू निकाला था, जो मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का वैल्यू निकाला है उसको मैंने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया, तो ये तो अलग अलग क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। मुझे बताना है इस मिक्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो इस मिक्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो जो वैल्यू मैं बताऊंगा, दैट वैल्यू इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। फिर रिपीट कर रहा हूं, कंक्रीट के एक मिक्स से हमने अलग अलग स्पेसिमेन बनाए, उन सारे स्पेसिमेन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास में ये आ गई, उसको हमने एनालिसिस कर लिया इसके द्वारा, राइट। तो अब हम इस मिक्स के लिए जो वैल्यू बता रहे हैं कि भाई इतना कम से कम होना चाहिए, अगर इससे लेस हो गया तो मेंबर फेल माना जाएगा, यानी कि ये मिक्स फेल माना जाएगा। तो दैट वैल्यू जो मैं इस मिक्स के लिए बताऊंगा वो वैल्यू इस कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है वो किसी एक क्यूब की नहीं है, एक स्पेसिमेन की नहीं है, वो एक किसी भी एक क्यूब की नहीं है, एक स्पेसिमेन की नहीं है, वो मिक्स की है, वो सैंपल की है। सैंपल एक नहीं होता, सैंपल के अंदर कम से कम 3 स्पेसिमेन होते हैं। आ गया समझ में। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज ऑलवेज करस्पॉन्डिंग टू फॉर द सैंपल स्ट्रेंथ और मिक्स स्ट्रेंथ। इट नेवर बिलोंग विथ द वन क्यूब और वन स्पेसिमेन। क्लियर हो गया। तो दैट इज द वन। तो अब हम जो बात करेंगे दैट इज द हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। और इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंक्रीट, तो भाई पहले इसका पॉइंट लिखो, पहला इसका पॉइंट लिखो, पॉइंट नहीं, पहले इसके डेफिनेशन ही लिख लो आप लोग, बाद में इसको लिख लेंगे। पहला इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा दैट इज इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। ये IS 456 के करस्पॉन्डिंग है, और जहां तक मैं समझता हूं सबको ये डेफिनेशन याद है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than 5% of test results are expected to fail।
are expected to fill. तो ये 5% के करस्पॉन्डिंग बात करता है कि भी 5% से ज्यादा स्पेसिमेन फेल नहीं होने चाहिए, राइट। चलो जी, तो पहले तो अच्छा ये डेफिनेशन लिख लिया, यहीं पे नोट करके एक बात और लिख लो, नोट करके एक बात और लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे, नोट करके। तो इसमें लिखो इट इज ऑलवेज corresponding to mix strength और simple strength mix strength और simple strength। STH का मतलब स्ट्रेंथ होगा, ये ध्यान रखना है। ये हमेशा मिक्स की स्ट्रेंथ होगी या सैंपल की स्ट्रेंथ होगी, स्पेसिमेन या क्यूब या सिलेंडर स्पेसिमेन की नहीं होगी, अकेले की नहीं होगी, ये एवरेज वैल्यू होगी। So it is always corresponding to mix or sample strength. चलो, तो ये बात हो गई हमारे पास इसको लेके। अब हम थोड़ा सा इस पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमने जो सारी कहानी देखी है वो क्या होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 0.341, ये वैल्यू दे रहा है दैट इज 0.136, ये वैल्यू दे रहा है दैट इज 0.022। दिस इज द सिग्मा, दिस इज द सिग्मा, दिस इज द एफएम। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रहा हूँ, डेफिनेशन ये है कि 5% से ज्यादा स्पेसिमेन फेल नहीं होने चाहिए। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, खुद से बता दो कि भाई ये मैंने मान लो पहला जोन लिखा, पहला जोन यानी कि एफएम से पहला सिग्मा, ये मैं लिख देता हूं दूसरा जोन एफएम से 2 सिग्मा, ये मैं लिख देता हूं तीसरा जोन एफएम से 3 सिग्मा, एफएम से 3 सिग्मा। और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि इसके इधर जो वैल्यू है वो 15.9% है, इसके इधर जो वैल्यू है वो 2.3% है, इसके इधर जो वैल्यू है दैट इज 0.1% है। अब आप सब मुझे ये बताइए कि भाई एफसी के जो हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हमने यहाँ पे देखा है, ये होता है मेरे पास एफसी के जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाता है, ये एफसी के किस जोन में लाई करेगा, ये एफसी के किस जोन में लाई करेगा, पहले जोन में, दूसरे जोन में, तीसरे जोन में। हमें क्या बोला गया कि 5% के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होता है। तो मुझे ये बताइए कि 5% कौन से जोन में आ रहा है, टेल मी एवरीवन, पहला जोन में, दूसरे जोन में, तीसरे में, या नहीं बता सकते? तो यहां से अगर मैं कंक्लूड करता हूं तो मेरे पास में क्या पॉइंट निकल के आ रहा है, दैट इज ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि इसके इधर 0.1%, इसके इधर 2.3%, तो और इसके इधर 15.9%। तो दिखती सी बात है मेरे पास जो एफसीके होगा वो एफसीके आएगा यहाँ कहीं, एफसीके कहाँ आएगा, एफसीके आएगा यहाँ कहीं, यानी कि सेकंड जोन में आएगा। तो ये मेरे पास एफसीके की वैल्यू शो करेगा और ये है एफएम। तो मैं यहां से अगर बात करता हूं तो एफसीके सेकंड जोन के अंदर आ गया, एफसीके किस जोन में आ गया, सेकंड जोन में आ गया, है ना, सेकंड जोन के अंदर ही आएगा ना। इसके अंदर 15.9%, इसके अंदर 2.3%, तो भाई सेकंड जोन के अंदर वैल्यू कहां से कहां तक हो गई, 2.3 से लेके 15.9 तक, ये इसी जोन में आ रही है। और हमारे पास डेफिनेशन 5% के कितना वैल्यू आ रहा है, तो वैल्यू भी निकाल लेते हैं।
तो भाई अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल देखे हैं, कहाँ गए हमारे पास, कहाँ गए, ये रहे, हाँ ये रहे। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ फेलिंग बिलो Fm-2 सिग्मा, Fm-3 सिग्मा और Fm से सिग्मा के बीच में, तो ये वैल्यू हमने निकाला है। अब मुझे स्टेटमेंट चेंज कर दिया, मैंने आपको ये वैल्यू दे दिया, मैंने कहा कि भी 5% के करस्पॉन्डिंग बताना है, आपको ये बताना कि इसकी लोकेशन कहां होगी, समझ गए। अब मैं आपको ये वैल्यू निकालने को नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये मैंने बोल दिया कि 5% है, आपको ये बताना कि इसकी लोकेशन कहां होगी। तो भाई इसको हम लोग मैथमेटिक्स से जानते हैं, अभी हम ये वैल्यू पहले पता थी, हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे। अब हम क्या कर लेते हैं, मैं यहाँ पे x लिख देता हूं कि भी कहीं पे भी आ सकता है, इसमें कहीं पे भी आ सकता है। मुझे परसेंटेज दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं इसको लिखूंगा दैट इज 5% के करस्पॉन्डिंग लिखूंगा, तो ये हो जाएगा 5% इज इक्वल टू 0.5 माइनस एक्स। आई डोंट नो वेयर इट इज, तो मैंने इसको x लिख दिया और मैं आगे एरो बना देता हूं। ये पहले जोन में भी हो सकता है, दूसरे तीसरे में कहीं पे भी हो सकता है। तो अभी हमें ये तो कॉमन सेंस से हमने बता दिया कि सेकंड जोन में, लेकिन उसकी लोकेशन नहीं पता है, निकाल लो। तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 0.05 इज इक्वल टू 0.5 माइनस एक्स, तो द एक्स वैल्यू इज 0.45, एक्स वैल्यू इज 0.45, यानी कि यहां से 0.45 तक जो वैल्यू आएगा वो आपको एफसीके की एग्जैक्ट लोकेशन देगा, एग्जैक्ट लोकेशन देगा। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा अगर और बात करता हूं तो क्या होगा, पहले जोन के लिए वैल्यू कितना 0.341, दूसरे जोन तक यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0.341 और 0.136 को ऐड कर देते हैं। तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा दैट इज 0.341 प्लस 0.136, सो दैट वैल्यू इज 774, तो 0.477, और हमें कहां पे चाहिए 0.45 पे। तो ये मैथमेटिकली भी ये बता रहा है कि सेकंड जोन में आ रहा है, सेकंड जोन में आ रहा है। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज चेंज कर देता हूं, मान लो मैंने ये 5% हमने लिखा IS 456 के करस्पॉन्डिंग, अभी लिखना मत, कोई जेरोक्स मत करना, मैं आपको सिस्टमेटिक बता दूंगा। क्लियर है। तो ये तो आपने 5% के करस्पॉन्डिंग निकाला और आपने ये पता कर लिया कि भी एफसीके की लोकेशन जो होगी वो कहां पे होगी, सेकंड जोन में होगी। लेट मी चेंज द डेफिनेशन, डेफिनेशन में मैं क्या चेंज कर देता हूं, मैंने बोल दिया कि भाई आप 5% ना मानो, इसको 50% मानो। क्या मानना है, 50% मानना है। नाउ टेल मी द लोकेशन ऑफ द एफसीके, बताओ बताओ। अब आपको 5% की जगह कितना मानना है, 50% मानना, 50% मानना है। नाउ टेल मी द लोकेशन ऑफ एफसीके, कहां पे होगा एवरीवन। जितने भी लाइव हैं मैं चाहता हूं एवरीवन आंसर प्लीज, और ये बेसिक हैं, इसमें शर्म मत करिएगा, मत करिएगा। फिर बोल देता हूं मैं, एवरीवन जितने भी लाइव हैं सारे लोग आंसर दीजिए, और ये लाइव क्लास है, कोई शर्म मत करिएगा। जो भी बने, अगर आपके पास 1000 आंसर बन रहा है, मतलब आपका आंसर आ रहा है अगर 1000, तो वो भी लिखो, बट लिखो। Tell me what is the location of the FCK? Only 5 आंसर आए, क्या कर रहे हैं यार।
ओनली 12 आंसर, बताओ। फिर बोलते हैं सिलेक्शन नहीं होता है, मतलब आंसर देने में आ रहे हैं बहुत कम, थर्ड जोन से बाहर जाएगा। तो फैकल्टी जो भी यहाँ सिखा रहे हैं उनसे इंटरेक्ट करिए। छोटे बच्चे नहीं हो, मैं बार बार ये सारी चीजें नहीं बोलने वाला कि आपको लॉलीपॉप दिया जाए या फालतू की मोटिवेशन किया जाए। मैच्योर हो आप लोग, समझदार हो, और वाइजली डिसीजन लेके जब आप तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि बने ही। मतलब सेकंड पार्ट सांत्वना वाली चीजें मत रखिए कि नहीं अगले साल कर लेंगे, या फिर रैंक बहुत पीछे आ गई, ठीक है सेटिस्फाई हो गए, है ना, वो ना रखिएगा। मेहनत करना है और सिंगल डिजिट रैंक लानी है। वी आर हियर फॉर दिस ओनली, सिंगल डिजिट रैंक के लिए, और उसके लिए सिवाय मेहनत के कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और मेहनत भी सही डायरेक्शन में। सो दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू या इंसिस्ट यू एवरीवन प्लीज आंसर, ठीक है। चलो बाकी आप अच्छे से जानते हैं, समझदार हैं। हाँ कैसे चलो अब देखते हैं क्या होगा। आई डोंट नो सर, इसकी लोकेशन कहाँ होगी नहीं पता, लेकिन इसको निकाला तो जा सकता है ना, इसको निकाला जा सकता है भाई। जैसे हमने 5% का करस्पॉन्डिंग निकाला, वैसे हम लोग 50% करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं। सो 50% का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 50% इज इक्वल टू 0.5 माइनस एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा, दैट इज 0.5 इज इक्वल टू 0.5 माइनस एक्स। सो दैट बिकम्स x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये आ जाएगा एग्जैक्टली यहाँ पे, यानी कि FCK इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, FM बन जाएगा, हाँ या ना, एग्जैक्टली यहीं पे होगा, राइट भाई। हम तो लोकेशन बता रहे हैं ना, वैल्यू क्या होगी आई डोंट नो, बट ये पता है कि भाई x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये यहीं पे हो जाएगा, x का वैल्यू 0 का मतलब ये यहीं पे आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये आ गया FCK। अब इसी चीज को, ये कंसेप्ट से गेट के अंदर, गेट 2006 और 2017 में 2-2 मार्क्स के प्रॉब्लम पूछे गए थे इसी चीज को लेके, राइट। तो ये आंसर हो जाए, ये कंसेप्ट हो जाएगा जो हम जानते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर। तो अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, डेफिनेशन हो गया, ये हो गया, ये सारी कहानी हो गई। तो पहले यही लिखो, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना है। सबसे पहले तो ये ग्राफ बना लीजिए और ये लिख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं, ये जो भी लिखा है वो लिख लीजिए, फटाफट कॉपी करो। ये लिखो, क्विक। तो जिसका भी 0 से हट के आंसर आया है, ये FCK इज इक्वल टू FM से हट के आंसर आया है, वो अपना आंसर करेक्ट कर लीजिए। ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी सारा लिखा हुआ है, सो यू नो दैट कि भी कहां पे क्या चीज है। तो यहां से अगर मैं इसका डेफिनेशन देखूंगा, इसका फॉर्मुलेशन देखूंगा, तो वो दिया जाएगा, दैट इज FCK इज इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा। तो ये आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला, जो 5% के करस्पॉन्डिंग है, यानी कि यहाँ पे FCK का वैल्यू कितना होगा, FM में से 1 सिग्मा, तो ये माइनस हो गया, और ये वैल्यू आता है 1.65, तो सॉरी 0.65। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू होगा 1.65 सिग्मा, राइट। जहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ FCK, व्हाट इज द FCK, FCK हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 days
days curing at room temperature 27 degree plus minus 3 डिग्री। रूम टेम्परेचर जो होता है वो 27 डिग्री रहता है, आप प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा ही गया कि रूम टेम्परेचर कितना रखना है तो 27 डिग्री रखना है, ठीक है ना। और एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का जो 28 डेज की क्यूरिंग पे ऊपर होता है। ये 30 डेज या 25 डेज या 7 डेज की बात नहीं कर रहा, 28 डेज की बात कर रहा है। और ये रूम टेम्परेचर याद रखना है, स्टेट पीएसयू में 6 से 7 बार आ रखा है, ये पूछी हुई चीज है ये, तो नोट करो। सिग्मा का वैल्यू मैं आगे लिख देता हूं। एफएम यू नो दैट मीन टारगेट स्ट्रेंथ, एफएम हो जाएगा दैट इज द मीन टारगेट स्ट्रेंथ, मीन टारगेट स्ट्रेंथ 1.65 कैसे है ये याद रखना है, मैं आपको बता दूं। दिस वैल्यू यू हैव टू बी रिमेंबर, जेएन के लिए उतना एनफ है। प्रिंस चलो अब एग्जामिनर ने क्या किया, यहीं से एक बात पूछ ली, ये स्टेटमेंट लिखा, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि आप ये बताओ कि भी मीन टारगेट स्ट्रेंथ और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में ज्यादा कौन होता है। मीन टारगेट स्ट्रेंथ इज एज कंपेयर टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज मोर लेस कांस्टेंट या इक्वल, एनीथिंग इक्वल या कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि मीन टारगेट स्ट्रेंथ is as compared to characteristic strength is more, is less, equal या cannot decide। answer me please। answer me please। ये चीज यही है, इसी से क्वेश्चन बना है। टेल मी मेन टारगेट स्ट्रेंथ और एफसीके में क्या रिलेशन है, मेन टारगेट स्ट्रेंथ ज्यादा है, कम है या बराबर है दोनों के। टेल मी आंसर प्लीज। आरआरबी जेई कवर, अरे यार जब मैं बोल रहा हूँ सारे एएन जेईएन कवर होंगे तो आरआरबी कोई अलग से है क्या? आगे कुछ भी लगा दो, आरआरबी लगा दो, राजस्थान लगा दो, मध्य प्रदेश लगा दो, जेईएन तो लिखा है ना। यूपीएससी और गेट के एग्जाम को छोड़ के सारे बन जाएंगे। हाँ जी, क्या होगा आंसर देखो। एफसीके और एफएम में क्या रिलेशन है, एफसीके का वैल्यू आया एफएम में से माइनस करके, तो एफएम इज मोर देन द एफसीके, दैट्स ऑल। और ये ग्राफ से भी दिख रहा है, एफएम यहाँ पे, एफसीके यहाँ पे। सो कंक्लूजन एफसीके सॉरी एफएम इज मोर देन द एफसीके, यानी कि मीन टारगेट स्ट्रेंथ इज मोर देन द या ग्रेटर देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे सारे पॉइंट आपको याद नहीं रखने हैं। याद मतलब समझ के भी लिख सकते हैं, कितना इसमें लिखेंगे। ओके, जहां पे तो यहाँ पे चाहो तो लिख बाद में लिख लेना। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका जो वैल्यू होता है वो दिया जाएगा दैट इज ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, और ये हो जाएगा सिग्मा, जिसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm स्क्वायर में। एंड दिस वैल्यू विल बी M10 और M15 के लिए वैल्यू हो जाएगा 3.5, M20 और 25 के लिए हो जाएगा दैट इज 25 के लिए हो जाएगा दैट इज 4.0, एंड ग्रेटर देन M30 इसके लिए हो जाएगा 5.0। अब ये ग्रेटर देन का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बहुत आगे तक वैल्यू ले जाएं, ये M55 या M60 के लगभग रहता है। ठीक है, लिखिए मोर होगा, मोर होगा, हाँ ये आंसर, ये सही आंसर। कांट डिसाइड,
राजन क्यों बेटा डिसाइड क्यों नहीं कर सकते? सामने लिखा तो है ओम केश्वर। लेस कैसे होगा बेटा? मोर होगा। अर्जित कम नहीं होगा, गलत आंसर अर्जित। एफएम मोर बाकी बताओ ऋषिकेश। जब आपसे नॉर्मल बात पूछी गई है एफएम और एफसीके में तो उससे रिलेटेड आंसर दो। स्वराज आपका भी गलत है बेटा। एफसीके कैन बी इक्वल एंड लेस देन। अबे क्या करते हो यार, इक्वल कैसे? हम जब इक्वल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आपसे कुछ नहीं बोला जाता है आप जो भी आंसर लिखेंगे वो IS 456 के रेस्पेक्ट में लिखेंगे कोड के अनुसार। और कोड में एफसीके की डेफिनेशन 5% के रेस्पेक्ट में दी गई है। तो जब 5% के रेस्पेक्ट में दी गई है तो भाई सीधी सी बात है एफसीके इज इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा होगा। तो दिखती सी बात है भी एफसीके लाने के लिए एफएम में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस कर रहे हैं तो दिखती सी बात है एफएम ज्यादा होगा, एफसीके कम होगा, एंड दैट इज द ओनली आंसर। तो आप यहां पे इसको नोट करके लिख लो, मीन टारगेट स्ट्रेंथ इज तो ये हो जाएगा दैट इज मीन टारगेट स्ट्रेंथ is more than mean target strength is more than characteristic strength of concrete। तो ये कंक्लूजन है, या आप इसको ना लिखें आपकी चॉइस है। ये ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं। ओके तो हम क्या बात कर रहे थे, सिग्मा का वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन M10 और 15 के लिए 3.5 होगा, 20-25 के लिए 4 होगा, M30 और उससे ज्यादा के लिए हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए, मान लो मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूं, जैसे एग्जांपल है व्हाट इज मेन टारगेट। एक मिनट पहले उससे बात करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे मान लो M20 लिखा है, तो M डिनोट फॉर द मिक्स, M जो है वो मिक्स को शो करेगा, एंड 20 जो शो करता है वो शो करेगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। ये किसको शो करेगा दोस्तों? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। ये शो करेगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पे जो भी जैसे 10 लिखा है तो 10 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को शो करेगा, 15, 20 जो भी नंबर लिखा गया दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्लियर? एंड वी नो दैट दिस इज द, ये जो है एफसीके के द्वारा डिनोट की जाती है, ये एफसीके के द्वारा डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसको नोट कर लो। चलो तो अब अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए दैट इज व्हाट कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपसे पूछ लिया व्हाट इज मीन टारगेट स्ट्रेंथ, मीन टारगेट स्ट्रेंथ फॉर M30 कंक्रीट। आपसे क्या पूछा गया कि भाई M30 कंक्रीट के लिए मीन टारगेट स्ट्रेंथ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो मीन टारगेट स्ट्रेंथ हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट इज ये हम जानते हैं एफसीके इज इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा। जब हमें M30 दे रखा है तो हम ये जानते हैं 30 जो है वो एफसीके होता है,
30 जो है वो FCK होता है, और इसी M30 के लिए सिग्मा का वैल्यू 5 होता है। तो मुझे अगर निकालना है दैट इज द FM, तो FM हो जाएगा दैट इज FCK प्लस 1.65 सिग्मा। सो हियर आई कैन राइट दिस इज द 30 प्लस 1.65 into 5, that value is how much? That value is how 30 plus 1.65 into 5, so this value is 38.25, so this value is 38.25, तो ये हो जाएगा 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्रिंस राइट आंसर 38 प्लस 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, कंक्लूजन लिख लेते हैं या नोट करके लिख लेते हैं, जो भी आपको सही लगे, नोट या कंक्लूजन, जो भी आप हेडिंग बनाना चाहे बना लीजिए। नोट ए बिग इश्यू, नोट करके लिख लेते हैं, इफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is 38 plus 1.65 into 5, so this value is 38.25, so this value is 38.25, तो ये हो जाएगा 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्रिंस राइट आंसर 38 प्लस 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लिख लेते हैं या नोट करके लिख लेते हैं, जो भी आपको सही लगे, नोट या कंक्लूजन, जो भी आप हेडिंग बनाना चाहे बना लीजिए। नोट ए बिग इश्यू, नोट करके लिख लेते हैं, if strength of concrete corresponding to पहला हो जाएगा corresponding to 5% टेस्ट रिजल्ट फेल, और एज पर IS 456-2000, एज पर IS 456-2000, यानी कि अगर मैं आपको लिख देता हूं कि भाई FCK जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि FCK, ये हो जाएगा FCK, ब्रैकेट में लिख लेना। अगर FCK आपके पास में 5% टेस्ट रिजल्ट फेल के करस्पॉन्डिंग है, या IS 456 के करस्पॉन्डिंग है, या कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपसे पूछा कि FCK क्या होगा, देन वी विल राइट द इक्वेशन FCK इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा। ये जनरल है जो भी हम बात किए हैं। दूसरा अगर हो जाएगा, अगर आपसे मान लो क्वेश्चन में ये कह दे कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि FCK करस्पॉन्डिंग टू 50% टेस्ट रिजल्ट फेल, अब मैं IS 456 तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि IS 456 जो है ओनली 5% के रिस्पेक्ट में बात करता है। तब उस केस में FCK जो होगा वो क्या हो जाएगा, FM के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है, और ये क्यों आया है वो हम लोग देख चुके हैं। नोट इट डाउन। मेन टारगेट स्ट्रेंथ वाली स्लाइड दिखा दो प्लीज प्रीवियस। चलो तो फटाफट पहले इसको जेरोक्स कर लो, क्विक, थोड़ा स्पीड रखो यार, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन।
M20 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को कंक्रीट का ए वर्ड लिखना हम लोग ए लेटर सीख चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पे उसी ए को थोड़ा और एलोबरेट कर देता हूँ, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को एलोबरेट कर देता हूँ। तो भाई मान लो मैंने लिखा है M20, समझना इस चीज को, M20 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो हम ये जानते हैं कि भी हमारे पास में ये होता है FCK और ये होता है FCK और ये दिया जाता है FCK इक्वल टू FM माइनस 1.65 सिग्मा, ये दिया जाता है हमें। जब मैं FCK लिख रहा हूं तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज बिलोंग टू द सैंपल स्ट्रेंथ और मिक्स स्ट्रेंथ। चलो ये बात भी हो गई, एक बात तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात हम कर लेते हैं। दूसरी बात का मतलब ये है कि अगर M20 या 30, 35 व्हाटएवर जो भी लिखा है, नंबर की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ये है कि अगर मेरे पास मान लो 20 लिखा है, तो हम ये जानते हैं कि भाई ये FCK जो लिखा गया वो 5% के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, 5% के रिस्पेक्ट में लिखा गया है और ये FCK ही है, राइट। तो अगर मान लीजिए मैंने किसी एक मिक्स से जो M20 ग्रेड का M20 का मिक्स है और उससे मैंने 100 क्यूब बनाए, उससे मैंने 100 क्यूब बनाए या स्पेसिमेन बेटर वर्ड, 100 स्पेसिमेन बनाए और इन 100 स्पेसिमेन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में अगर हम लिखें, तो भाई मेरे पास उन 100 स्पेसिमेन में से ज्यादा 5 स्पेसिमेन ऐसे हो सकते हैं जिनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 से लेस हो सकती है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने M20 का मिक्स लिया और इससे अगर मैंने 100 स्पेसिमेन बनाए, इन 100 स्पेसिमेन में से मैक्सिमम 5 स्पेसिमेन ऐसे हो सकते हैं। 5 ही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 100 का 5% 5 ही होता है। अगर 200 क्यूब होते तो 10 स्पेसिमेन हो जाते, 5% जो भी है। तो 5 स्पेसिमेन ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 20 से लेस हो सकती है। 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए, 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए इस 100 के लिए जिनकी स्ट्रेंथ 20 या 20 से ज्यादा हो। 20 इंक्लूडेड है 95 में, 5% में नहीं है, 5% में 20 से लेस वाले हैं। क्लियर हो गया, राइट। तो FCK जो दिया जाता है वो उसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 100 क्यूब है फॉर एग्जांपल, और तो उसमें से 5 क्यूब ऐसे हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 क्यूब ऐसे हो सकते हैं दैट स्ट्रेंथ इज लेस देन 20 and then 95% cube has the strength either 20 or more than this, या तो 20 या इससे ज्यादा होंगे। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए मैंने कोई भी M30 कंक्रीट लिया और इससे मैंने 100, ये एग्जाम में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया, मैं रैंडम डेटा लिख रहा हूं, 100 मैंने स्पेसिमेन बनाए या क्यूब लिए हैं मैंने, जिनकी स्ट्रेंथ को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं तो ये वैल्यू हो जाएगा दैट इज 27.3, 28.4, 29.3 एंड 29.8, 29.9, 29.9 एंड ये हो जाएगा 29 ये हो जाएगा 7, 29.8 और 29.9, 30.0, 30.01 and so on. I have the M30 concrete and 100 specimen were prepared and tested and the strength जो हमने मिला, compressive strength जो हमें मिला है वो हमने ascending order में लिखा है and the values are here. Tell me whether this concrete is accepted or not. Tell me.
वैल्यूज आर 27.3, 28.4, 29.3, 29.7, 29.8, 29.9, 30, 30.01 एंड सो ऑन। टेल मी वेदर इट इज एक्सेप्टेड और नॉट। ऐसा ही क्वेश्चन पीएसयूज में आ रखा है, जेईएन में कई बार, एसएससी जेईएन में भी आ रखा है, आई थिंक सो, बट आया हुआ है एग्जाम, पता नहीं बट कौन सा, बट आ रखा है। टेल मी एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा एवरीवन? आपको लिखना है एक्सेप्ट यस और नो, दैट्स ऑल। और लाइव जितने में बार बार नहीं बोलने वाला कि आंसर दे या ना दे। कुंदन का आंसर है एक्सेप्टेड, बाकी अमर, संकेत, प्रिंस, रघुनाथ, अच्छा कुंदन ने भी वापस रिपीट चेंज कर दिया, पवन, ओके बताओ 5 आंसर है, वेरी बैड। वीरेंद्र, अभिषेक, रंजन, संदीप, व्योम मिश्रा, अनुज, चंदन, करेसर, अस्था। तो भाई हमने अभी भी क्या बात करी अभी हमने क्या बात करी कि भाई अगर मान लीजिए मैंने 100 स्पेसिमेन बनाए तो दिखती सी बात है 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ 30 या 30 से ज्यादा हो। M30 की बात कर रहे हैं तो 30 हो जाएगा, 20 की बात करें तो 20 हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे 30 लिखा है तो 30 या 30 से ज्यादा हो, दैट्स वन। तो मेरे पास यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, 100 क्यूब में से मैक्सिमम 5 क्यूब ऐसे हो सकते हैं जिनकी स्ट्रेंथ 30 से लेस हो सकती है, मैक्सिमम 5 क्यूब। इफ इट इज मोर देन 5, अगर 5 से ज्यादा अगर क्यूब या स्पेसिमेन है जिनकी स्ट्रेंथ 30 से लेस है तो कंक्रीट एक्सेप्ट नहीं होगी। IS 456 साफ मना करता है। तो लेट्स सी, अगर 5 से कम है तो एक्सेप्ट, 5 से ज्यादा है तो नॉट एक्सेप्ट। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 क्यूब्स आर हियर which has the strength less than 30, so it is not accept, so it is not accept, क्लियर। तो जिन जिन का एक्सेप्ट लिखा था स्वराज का और जो भी है जिनका आंसर एक्सेप्ट लिखा गया था वो क्लियरली देख लें कि भी 6 क्यूब ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ लेस देन 30 है, सो इट इज नॉट एक्सेप्टेड, क्लियर। अगर मैं एक वैल्यू हटा दूं, अगर मैं ये वैल्यू हटा दूं फॉर एग्जांपल तो 5 हो गया एंड इट इज एक्सेप्ट, इट इज एक्सेप्ट। सो ये आपको ध्यान रखना कि एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। चलो तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1, इसको भी नोट कर लो फटाफट क्विक ताकि आपको ध्यान में रहे। तो यहाँ पे 6 क्यूब ऐसे, तो 6 क्यूब 6 स्पेसिमेन हैज स्ट्रेंथ, specimen has strength less than 30 megapascal, so not accept, so not accept। तो जिनका गलत रहा है आई होप कि उन्होंने अपना करेक्ट कर लिया होगा। So this is the example 1 जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ओनली एग्जाम्पल लिखना, ये सारी कहानी आप जानते हैं, है ना। बी क्विक इन द राइटिंग। वैल्यूज आप कुछ भी लिख सकते हैं बट ये ध्यान रखना कि 30 से कम के 6 वैल्यू कोई लिख दो, दैट्स वन। ये भी रेंडमली डेटा लिखा गया है, एग्जाम में कुछ अलग डेटा था तो सो दैट्स ओके। करण, मोहित, कौन है, असरानी और स्वराज। सर ये तो स्पेसिमेन का कंप्रेसिशन दिया हुआ था ना, हाँ तो ठीक है, उसी को लेके बात कर रहे हैं बेटा। तो मैंने कब लिखा है कि भाई जो इस पे सैंपल की स्ट्रेंथ होती है, नेवर बी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल इट इज द करेक्ट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आ रखा है। ओके आंसर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब यहाँ ये ध्यान रखना कि 30 से कम के 6 वैल्यू कोई लिख दो, दैट्स वन। ये भी रेंडमली डेटा लिखा गया है, एग्जाम में कुछ अलग डेटा था तो सो दैट्स ओके। करण, मोहित, कौन है, असरानी और स्वराज। सर ये तो स्पेसिमेन का कंप्रेसिशन दिया हुआ था ना, हाँ तो ठीक है, उसी को लेके बात कर रहे हैं बेटा। तो मैंने कब लिखा है कि भाई जो इस पे सैंपल की स्ट्रेंथ होती है, नेवर बी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल इट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आ रखा है। ओके, आंसर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस, इसी से आपका आंसर भी मिल जाएगा और दोनों चीजें हो जाएगी। ABCD क्वेश्चन आपको दिया गया, ए क्यूब इज टेस्टेड इन द लेबोरेटरी एंड द रिजल्ट इज गिवन बाय M20, द न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट हियर। पहला लिखा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दैट इज FCK, बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तीसरा यील्ड स्ट्रेंथ, चौथा ऑल ऑफ अबव। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। प्रिंस, इसी क्वेश्चन से आपका आंसर भी मिल जाएगा, सो आंसर प्लीज एवरीवन। इज इट विजिबल? ओके, प्रिंस का भी, शिवम, अमर, विनीत, पवन, दीप, ज्योति, शिवम, अनुज, रंजन, डी इज द राइट आंसर। अनिकेत, अंकित, वीरेंद्र, वन। बताओ, ABCD में 1 है ही नहीं लेकिन फिर भी 1 लिख रहा है। काजल, A, सौरभ, A, श्रीनाथ, करण, प्रेमदत्त, संकेत, सिद्धार्थ, और व्योम, मोहित, ऋषिकेश। बताओ सब, ये कौन है, शुभश्री, ओल। बताओ यार, नेहा, ऑप्शन 1 बताओ। A लिखा है ऑप्शन में लेकिन 1 लिख रहे हैं, बताओ। फिर बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ते ही नहीं है लिखा क्या है, फिर कैसे होगा? चलिए ओके चलो, तो भाई एक चीज बताओ मुझे, सब लोग जिनका आंसर ऑल है, पहले तो मैं उनको समझा दूं, बेटा जो चीज बताई जा रही है ना उतना ही ध्यान रखे, एग्जाम में उतना ही आना है या उससे रिलेटेड चीजें आनी है, अननेसेसरीली दिमाग मत लगाइए। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि अभी तक हम जब पहली क्लास, कल की क्लास पहला हुआ था, दूसरा क्लास है, मैंने कहीं पे भी कंक्रीट की यील्ड प्रॉपर्टी को बताया है क्या? और कंक्रीट की यील्ड होती नहीं है। तो जब मेरे पास यील्ड स्ट्रेंथ नाम की चीज कंक्रीट में आ ही नहीं रही है तो ऑल कैसे हो गया? मैं जो ये चीज बताओ मुझे, क्यों अपना दिमाग फालतू में लगाते हो? ये यील्ड कहां से आ गया? किसने आपको यील्ड बताया है? तो ये जिसका सी है वो वैसे ही गलत हो गया। जब सी बिलोंग ही नहीं करता तो वैसे ही गलत है। तो जब सी नहीं है तो डी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। दिखती सी बात है, ऑल के अंदर सी नहीं है तो सी नहीं है तो डी भी खत्म। तो जिनका सी और डी रहा है वो तो वैसे ही गलत है, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में आए हैं, है ना, अननेसेसरीली दिमाग लगा रहे हैं, राइट। जो चीज बताई जा रही है उतना ध्यान रखो। पहली मैं थोड़ा इसको सीरियसली बोल रहा हूँ, बी अवेयर अबाउट इट। और जिन जिनको मैंने ऑप्शन के अंदर 1 और 2 लिखे हैं, मैं उनको इसलिए रिमार्क कर रहा हूँ, कारण ये है कि एग्जाम में आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ते ही नहीं है।
ये 1 और 2 लिखने की बात नहीं, बात ये है कि क्वेश्चन को रीड ही नहीं किया आपने, आपके दिमाग में पहले से जो चीज बैठी है उसी को आप कर रहे हैं। नेवर डू दैट। चलो ये समझने के लिए था। अब हम बात करें तो देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर, if a cube is tested in the laboratory and the result is given by M20 M20 and the numeric value represent here, तो अगर मैं M20 लिखता हूं तो मुझे ये पता है कि ये FCK होता है, ये FCK होता है। ऑप्शन के अंदर अगर मैं देखता हूं तो भाई मेरे पास क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक और कंप्रेसिव दोनों दे रखा है। और मैं ये अच्छे से जानता हूं, मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार बता दिया है। वो क्या बताया है कि भाई FCK जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है और ये मिक्स की स्ट्रेंथ होती है या सैंपल की स्ट्रेंथ होती है। ये मैं आपको पॉइंट में भी लिखवा चुका हूं। ये अकेले क्यूब की, अकेले स्पेसिमेन की या सिलेंडर की नहीं होगी, सिलेंडर की नहीं होगी। क्लियर है? अब पॉइंट ये आता है कि अगर मेरे पास मान लो मैंने M20 लिखा है और ये हम लोग इसको FCK से बताते हैं। FCK जो आता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आता है। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का नेचर क्या? इज इट टेंसाइल? इज इन नेचर ऑफ द टेंसाइल, कंप्रेशन, बेंडिंग, शियर?